तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। ठीक, कल तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कुछ है पता? मानव भूगोल की शाखा। कल हम पढ़े थे मानव भूगोल की शाखा। इसके पहले हम लोग ना मानव भूगोल के जनक को भी कल पढ़े थे। कल बताए थे कि रेटजेल मानव भूगोल के जन्म बताता है और रेटजेल के पीछे पीछे कुमारी सैंपल हो, हंटिंगटन हो और हाँ वीएलडी क्लास, जो कल हम बार बार बोल रहे थे। इन सभी लोगों ने मानव भूगोल के पक्ष में अपना समर्थन दिया और बताए कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति या तो वातावरण के बीच का अध्ययन है, और इसका अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब दोनों एक दूसरे के लिए। बात समझ रहा है ना? तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो देखो, जैसे जैसे मानव भूगोल के लिए समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे दुनिया विकास किया, वैसे वैसे मानव भूगोल का विचारधाराएं जो हैं वो बदलती चली गई। तो जब मानव भूगोल आया था उस समय इसका एक विचारधारा का नाम था निश्चयवाद। निश्चयवाद। तो आज हम लोग समझेंगे पहला विचारधारा भूगोल का, मानव भूगोल का, कि निश्चयवाद क्या होता है और निश्चयवाद का मतलब क्या होता है। तो निश्चयवाद, देखिए जब मानव भूगोल इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, मानव भूगोल को जब जगह भूगोल में मिला, तो जो पहले राइटर थे या तो पहला विचारधारा को, जिसको हम लोग निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं, ध्यान रखो मानव भूगोल का पहला विचार निश्चयवाद का है। इस निश्चयवाद के थ्रू राइटर ये समझाने का प्रयास किए कि मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का दास होता है। ध्यान रखिए, मनुष्य प्रकृति का दास क्यों होता है। निश्चयवाद के थ्रू यह बताने का बार बार कोशिश हुआ कि जैसा वातावरण होता है ना, मनुष्य वैसा ही ढल जाता है। ये बात सही भी है। मतलब ध्यान रखिए, जो तीन विचारधारा हम यहाँ पे देंगे वह सभी विचारधाराएं आपको सही ही लगेंगे। एक ही विचारधारा गलत नहीं है, लेकिन सभी विचारधारा एक टाइम के साथ ही सही लगता है। तो निश्चयवाद का क्या मतलब हुआ? निश्चयवाद का मतलब हुआ कि मनुष्य प्रकृति के दास है, ये वातावरण के गुलाम हैं हम, ये वातावरण के गुलाम हम होते हैं। तो जब ये विचारधारा दुनिया में रहा कि वातावरण का मनुष्य गुलाम है, इसी का नाम निश्चयवाद होता है। इसी को राइटर लोग क्या बोले बताओ? निश्चयवाद। क्या लिखे हैं? ये वाला निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या है कि मनुष्य, हम यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, मनुष्य प्रकृति के दास है। मतलब मनुष्य जो है ना, मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। देखिए, आप देखे होंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग का स्किन कुछ अलग होता है, किन्हीं का स्किन कुछ अलग होता है। समझिए कि जो समुद्री तट पे रहने वाले लोग हैं उनका स्किन कुछ और हो सकता है, जो ठंड प्रदेश में रहते हैं उनका स्किन और उनका जो रहन सहन, उनका खान पान कुछ अलग है। अगर हम तुलना करें केरल से लेकर लद्दाख तक, तो केरल का खान पान अलग है, केरल का रहन सहन अलग है और लद्दाख का रहन सहन अलग है। केरल में जहां अधिक गर्मी पड़ती है वहीं लद्दाख में अधिक ठंड पड़ती है। दोनों एरिया में, दोनों क्षेत्रों में मनुष्य है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो निश्चयवाद एकदम पूरा फिट बैठता है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति के दास है। मतलब नेचर के अकॉर्डिंग मनुष्य ढल जाता है, नेचर के अकॉर्डिंग मनुष्य ढल जाता है।
इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, निश्चयवाद। तो भूगोल का जब जन्म हुआ तो पहला विचारधारा क्या था, निश्चयवाद। इसमें साफ से बताया गया कि वातावरण पर मनुष्य निर्भर है। वातावरण है तो मनुष्य है, नहीं है तो मनुष्य नहीं है। बात समझ आए। दूसरा विचारधारा निश्चयवाद जब खत्म होने लगा तो दूसरा विचारधारा आया जिसका नाम था संभववाद। संभववाद, दूसरा विचारधारा का नाम क्या पड़ा, संभववाद। संभववाद में निश्चयवाद का जस्ट उल्टा परिभाषा मिला। ध्यान रखिए, यहां पर बताया गया संभववाद में बताया गया कि प्रकृति संभववाद विचारधारा में बताया गया कि प्रकृति प्रधान नहीं है बल्कि मनुष्य प्रधान है। मनुष्य प्रधान ध्यान रखिए क्या बताने का प्रयास किए हम। निश्चयवाद में प्रकृति, ध्यान रखिए, निश्चयवाद में प्रधान कौन हुआ, प्रकृति। लेकिन निश्चयवाद के बाद जो दूसरा जो विचारधारा आया भूगोल में, उसका नाम संभववाद पड़ा। और संभववाद में क्या हुआ कि यहाँ प्रकृति प्रधान नहीं है, यहाँ मनुष्य प्रधान है। ध्यान रखिए, दो विचारधारा है, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। निश्चयवाद और संभववाद में इसी बात को लेकर बहुत दिन तक झगड़ा रहा। लास्ट में भी इसका सॉल्यूशन मिला जो आधुनिक विचारधारा है इसका। ध्यान रखिए, निश्चयवाद बता रहा है कि प्रकृति प्रधान है, संभववाद बता रहा है कि मनुष्य प्रधान है। संभववाद क्यों बता रहा है कि मनुष्य प्रधान है, क्योंकि अगर पर्यावरण जीवित है तो मनुष्य का उसमें रोल है। पर्यावरण जीवित अगर पेड़ से है, पर्यावरण जीवित अगर पहाड़ों से है, नदियों से है, नदियों के जल से है, तो इसमें मनुष्य का सहभागिता है। अगर मनुष्य चाहे तो प्रकृति को मोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है, प्रकृति को ठीक भी कर सकता है। तो ये भी बात बहुत हद तक सही लगता है। इसलिए संभववाद का विचारधारा दुनिया में चला, इसलिए संभववाद का विचारधारा पूरी दुनिया में चला। तो संभववाद क्या बताया, संभववाद बताया कि यहाँ मनुष्य प्रधान है, वातावरण प्रधान नहीं है। इसके बाद जब इन दोनों विचारधाराओं में बहुत दिन तक बहुत झगड़ा रहा तो लास्ट में एक और विचारधारा है जिसको हम लोग नए मतलब आधुनिक विचारधारा भी बोल सकते हैं, आया नौ निश्चयवाद का। नौ निश्चयवाद, तीसरा विचारधारा क्या रहा, नौ निश्चयवाद। ये अंतिम विचारधारा है भूगोल का, और आधुनिक विचारधारा यही है कि नौ निश्चयवाद है। यहां पर मनुष्य और प्रकृति, यहां पर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान रखिए, अगर मनुष्य है और पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, और अगर पर्यावरण है और मनुष्य ही नहीं है तो पर्यावरण का कोई काम ही नहीं। बात समझ? तो ये तीनों विचारधारा अपने समय के हिसाब से बिल्कुल सही थे। आधुनिक विचारधारा हमारा नौ निश्चयवाद का है। ध्यान रखिए, अब इसमें आपसे जो परीक्षा में प्रश्न करेगा वो तो लिखने पे तो करेगा ही कि मानव भूगोल की विचारधारा को बताएं। तो विचारधारा तीन प्रकार के, निश्चयवाद, संभववाद और नौ निश्चयवाद। देखिए, ये जो निश्चयवाद जो है, ये निश्चयवाद विचारधारा है, ये जर्मनी यानी जर्मन राइटर लिखे हैं, तो इसको हम लोग ना जर्मनी का विचारधारा भी बोलते हैं। समझ रहे हो? निश्चयवाद को हम लोग जर्मनी के विचारधारा कहते हैं। संभववाद का विचारधारा और एक है नौ निश्चयवाद विचारधारा। इसको हम लोग फ्रांस का विचारधारा कहते हैं, और नौ निश्चयवाद का विचारधारा अमेरिका का विचारधारा कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव भूगोल
में अमेरिकी विचारधारा क्या है? तो नौ निश्चयवाद का। मानव भूगोल में जर्मनी का विचारधारा क्या है? तो निश्चयवाद का। मानव भूगोल में फ्रांस का विचारधारा क्या है? विचार क्या है? तो संभववाद का। ये निश्चयवाद जो थ्योरी जो आया वो जर्मनी के जो राइटर सारे मान लिए, ठीक। संभववाद का जो विचार आया वो फ्रांस के लोग मान लिए, यानी फ्रांस से निकला। और नॉन निश्चयवाद जो इन दोनों का मिडिल का काम किया, ये बता रहे हैं कि मनुष्य, यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकृति बड़ा है, यहाँ बताया जा रहा है मानव बड़ा है, ये बोले कि दोनों बड़े हैं या दोनों इक्वल है। समझ आ रही बात? तो मानव भूगोल की विचारधाराएं बस यही है, आप इसको लिखें।